चलिए, यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर 11 शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न मैं पहले ही एड्रेस कर दूँ। रियल लाइफ और इस चैप्टर का थोड़ा संबंध कम है, तो कृपया एग्जाम्स के हिसाब से इसको पढ़ना, ज़्यादा पंचायती मत करना, ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं सीधा सीधा बता दूँ, आईपीओ जब आता है तो पूरा पैसा आपसे एक ही बार में लिया जाता है। इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते, पूरा पैसा एक ही बार लेते हैं। जो भी लेना है पहली बार हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको ना अकाउंटिंग इस तरीके से सिखाया है कि मान लीजिए जो शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उसके लिए पैसा धीरे धीरे मंगवा रही है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, देन फिर फाइनल कॉल, ऐसा करके मंगवा रही है। अगर ऐसा होता तो अकाउंटिंग कैसा होता वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। रियलिटी में नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आपको एग्जाम्स के लिए करना है, बस उतने के लिए करिए, बाकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नाउ शेयर कैपिटल के कुछ डेफिनेशंस या कुछ तरीके मैं आपको बता दूं, या जो वर्डिंग आएगा उसका मीनिंग क्या है वो अपन कवर कर लेते हैं। पहले होता है ऑथोराइज कैपिटल। पहले क्या होएगा, पहला रहेगा ऑथोराइज कैपिटल। बोले तो ना, ये मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज, अब इसको चेंज करना है तो आपको एओए चेंज करके लेना पड़ेगा, वो होता है, अल्टर होता है, लेकिन फिलहाल जो लिखा है उससे ऊपर आप इशू नहीं कर सकते शेयर, ठीक है। अब इसमें से आप जो शेयर्स ऑफर करोगे, इशूड एंड नॉट इशूड, तो आपको कंपनीज के बैलेंस शीट में इन दो चीज़ों का लेन देन होता है। पहले लिखोगे आप ऑथोराइज कैपिटल, जब आप शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे उसमें लिखना पड़ेगा कि हमारा ऑथोरिटी कितना है और हमने कितना इशू करके रखा है। इशूड, इशूड में से अगला कैटेगरी आता है, देखो कंपनी इशू करता है, फिर कंपनी को एप्लीकेशन मिलता है, अगर एप्लीकेशन मिला है तो बी ट्रीटेड एज सब्सक्राइब्ड, एंड दूसरा नॉट सब्सक्राइब्ड। फिर जो सब्सक्राइब होता है ना, उसमें अगला कैटेगरी आता है कॉल्ड अप, अनकॉल्ड। फिर कॉल्ड अप में ना, लोग आपने पैसे कॉल किए, या तो पैसा देंगे लोग या तो नहीं देंगे, पेड अप एंड अनपेड, या फिर एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, इसी को बोलते हैं। डन, दीज आर द लेवल्स ऑफ द, देखो इसमें जो भी आपको पढ़ने मिलेगा उसको ऐसा पढ़ने का, आपको जो भी वर्ड पढ़ने को मिलेगा वो इस तरीके से पढ़ना। कैसे कैसे कैटेगरी आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे। यूजुअली इशूड और सब्सक्राइब्ड सेम होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार होगा, यूजुअली होता है। उसके बाद में ना आपको पेड अप कैपिटल का अमाउंट बाहर दिखाना पड़ता है कि हमारा एक्चुअल पेड अप कितना है, एंड ऑथोराइज का एक आउटर साइड में दिखाना पड़ता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। डन, चले आगे। अब मान लीजिए आपको वर्किंग नोट जब बनाना है तो वर्किंग नोट कैसा बनाओगे, इनर कॉलम में आप कॉल्ड अप बताओगे और माइनस करोगे एरियर्स। देखो कैसे, कॉल्ड अप बताओगे, फिर ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा पेड अप, दैट इज टू बी रिपोर्टेड। डन, दिस इज टू बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। इस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स, फेस वैल्यू बोले तो क्या, रियल वैल्यू नहीं बोलते इसको, फेस वैल्यू मतलब जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है ऑन द फेस ऑफ द शेयर। यस, फेस वैल्यू बोले तो डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑन द फेस ऑफ द शेयर। इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल वैल्यू। दूसरा नाम क्या है इसका, नॉमिनल वैल्यू।
मार्केट वैल्यू क्या है? जितने पे वो शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, इसका मतलब क्या? बायर्स एंड सेलर्स जितने में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो जितने पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो प्राइस। डन? डन क्या? नेक्स्ट, अब जो एक वर्ड है ना वो लिख लो आप। चौक गए? टीवीएम में था ये, इसको बोल सकते तुम रियल वैल्यू। ठीक है, ये अभी अकाउंट्स के पार्ट का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ लिख लो दिस इज फार डिफरेंट। टीवीएम एंड एफएम में आएगा ये आपको करने के लिए। डन? मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के हिसाब से जो एक्यूरेट होने के लिए। इन्वेस्टर को कितना वर्थ लग रहा है वो वाला वैल्यू। आई बिलीव कि आपने बॉन्ड वैल्यूएशन किया है। बॉन्ड वैल्यूएशन में फेस वैल्यू से कम भी वैल्यू आया था एक बार, है ना? तो वो इन्वेस्टर को लग रहा है ये 1000 रुपये का नहीं 907 रुपये का बॉन्ड है, उसके लिए इंट्रेंसिक वैल्यू हुआ 907 रुपया, वेरस फेस वैल्यू हुआ 1000 रुपया, और मार्केट में वो बॉन्ड 950 का मिला तो 950 इज द मार्केट वैल्यू। ठीक है, 3 अलग अलग हिस्से। डन? ये आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन है, फिलहाल आपके काम का नहीं है, वापस बता दो। ये सिर्फ लिखो कि रियल वैल्यू, ये वर्ड्स अलग अलग है, मिक्स मत करना। डन? अभी प्राइमरी डिस्कशन में देखो, अपने को क्या करना है, शेयर्स इशू करना है। अपने को क्या करना है, किसको इनवाइट कर रहे हो आप? पब्लिक को। आपने जितने ऑफर किए, आपने जितने ऑफर किए उसमें 2 या 3 परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो ध्यान देना। आपने जितने शेयर्स ऑफर किए, हो सकता है उससे कम के लिए आपको एप्लीकेशन मिले, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। बराबर उतने ही एप्लीकेशन आए तो फुल सब्सक्रिप्शन। जितने ऑफर किए उससे ज़्यादा अगर शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले तो। अब देखो, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में 2 चीज़ें, अगर लेस देन मिनिमम क्राइटेरिया रहा, लेस देन मिनिमम एप्लीकेशंस रहे,
देखो आईपीओ करते हैं तो 90% का क्राइटेरिया दिया है क्या, तो अगर आपको 90% से कम के एप्लीकेशन आए, अपन ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख शेयर्स यू ऑफर्ड, अगर एप्लीकेशन आपको मिला 85,000 के लिए, तो ये पूरा क्या करने का, रिजेक्ट, और पूरा पैसा क्या करने का, रिफंड द मनी। अगर मोर देन मिनिमम मिला, ओके, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेने का, ठीक है, और अलॉटमेंट करने का एक्चुअल पे। फुल सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट कर दो, ठीक है। मतलब आपको ध्यान कहाँ देना है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक बार ध्यान देना है और यहाँ पे एक बार ध्यान देना है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में परमिटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो ओवर सब्सक्राइब किया है तो सीधा सीधा एक रेशियो लगा दिया कि कुछ लोगों ने, अगर मान लो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुए 1,50,000, एप्लीकेशन कितना है आपको 1,50,000, बहुत नाइंसाफ़ी है ये कि 1 लाख शेयर्स ऑफर करने के और उसके लिए एप्लीकेशन कितना आया 1.5 लाख। अब किसको कितने एप्लीकेशन देने की, ये थोड़ा पंचायत है हमारे सामने। तो एक स्ट्रिक्ट अवे एक मेथड हो सकता है, देखो 3 मेथड्स अपन देख लेते हैं, उसमें से जो जो आएंगे अपन क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। रिजेक्ट 50,000 एक्सेस एंड फिर फुल अलॉटमेंट, बराबर क्या। अब जो रिजेक्ट करेंगे उनका पैसा क्या करना पड़ेगा, डन, ये हुआ पहला पार्ट। अब अगर कुछ रिजेक्ट किए, पहले प्रो राटा देख लेते हैं। प्रो राटा बोले रिजेक्ट मत करो, जो एक्स्ट्रा है उनको भी इंक्लूड कर लो। तो अब यहाँ पे किसी का पैसा रिटर्न नहीं करना है अनलेस वो कॉल्स में एडजस्ट हो जाता है। कॉल्स में एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, एक्स्ट्रा होगा तो वापस कर देना, अदरवाइज नहीं करना। प्रो राटा बोले तो क्या है, यहाँ पे 10:15 का रेशो आ जाएगा। मतलब किसी ने अगर 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको 10 शेयर्स का अलॉटमेंट करने का, और एक्स्ट्रा जो 5 शेयर का एप्लीकेशन मनी है इट इज टू बी एडजस्टेड टॉवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी, प्रोवाइडेड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस देते हैं 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 4 रुपीज़, ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाने का है तो ये वर्कआउट करने का है। अगर फुल अमाउंट एक ही बार में मंगा लिया है तो रिटर्न ही करना है पैसा, समझा। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट टॉवर्ड्स नेक्स्ट कॉल्स, ठीक है। लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसका और इसका कॉम्बिनेशन आएगा। नाउ ये इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों बन जाता है, ये वाले कॉम्बिनेशंस, देखो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट अलॉटमेंट पे नहीं आएगा लेकिन 4 फीचर एंड री इशू पे आएगा। इसका इम्पैक्ट मेजॉरिटी, इसका फ़र्क कहाँ गिरता है, मतलब बच्चे को तकलीफ कहाँ देखी जाती है क्वेश्चंस, जब 4 फीचर के बाद री इशू होता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है कैपिटल रिजर्व्स में कितना अमाउंट जाएगा। यहाँ पे हो जाती है आपकी पंचायत, ये मेन एरिया है। मतलब पूरे चैप्टर में अगर बच्चों को तकलीफ जाता होगा तो ये वाला एरिया है, ठीक है, बाकी हो जाता है मैनेज, बट ये वाले एरिया में आपको थोड़ा ध्यान से करने का है। अब मैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन अगला पार्ट करते हैं। यहाँ तक समझा क्या, कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट मैं बता रहा हूँ, उसमें कितने टाइप के प्रॉफिट रहेंगे वो देखो। पहला रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका बैलेंस कहाँ से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है।
दूसरा क्या रहेगा, जनरल रिजर्व, जो कहाँ से आएगा, एक तो ट्रांसफ़र किया रहेगा पीएल से, या फिर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन होगा। मान लो आपने कोई प्रोविजन बना के रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अब उसका काम नहीं रहा आपको, तो उसको रिवर्स करना है, उसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करते टाइम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेज सकते अपन वापस, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, अबव फेस वैल्यू हुआ तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया यहां क्रेडिट होगा। पार्ट समझा कि क्या है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अबव द फेस वैल्यू हुआ, 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये में इशू किया तो 2 रुपये आप बोलोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज किया है। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल रिसिट। दैट इज क्या, अब ये वापस होगा क्या आपको, ये वापस होएगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप सेम शेयर पे वापस कमा सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, अनलेस अदरवाइज फोर फीचर करने की नौबत आई और वो भी शेयर फेस वैल्यू के ऊपर बेचा तो फिर से सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फोर्थ वन इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, दिस इज कैपिटल रिजर्व, डिफरेंट दैन रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ जो तुमने वो जो ऑथराइज में से जितना साइड में रखा है ना कि अभी नहीं मंगाते, दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज रिजर्व कैपिटल, बट वो कोई टर्म नहीं है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, जो लाइफ में वंस इन अ ब्लू मून होता है, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल, आपने कोई एसेट बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स या फिर प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, ऐसी दो चीज़ें, इसमें से कुछ प्रॉफिट हो रहा रहेगा तो वो कैपिटल रिजर्व में लेंगे, और कुछ ऐसी घटनाएं जो एक आध बार कभी तो भी हो रही है वो यहाँ पे लेंगे, जैसा गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो वो भी यहाँ पे आएगा और वो पर्टिकुलर यूज़ के लिए यूज़ करने का। ठीक है, अब ये ना अलग अलग रखने का कारण क्या है, इन सबको अलग अलग रखने का कारण क्या है, ये तो प्रॉफिट ही है ना, है तो ये प्रॉफिट, लेकिन इनको अलग अलग क्यों रखा। इसके बाद एक होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक क्या होता है, क्या मतलब इसका, किसी एसेट का अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, किसी एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। असली वाला कि नकली वाला, मतलब ये ओनली बुक प्रॉफिट है, रियलिटी में रिसीव हुआ है कि कुछ ना, तो इसको भी अलग रखना पड़ेगा। अब देखो आपके पास एक्चुअल में यूज़ करने के लिए कितने प्रॉफिट्स है, ऊपर के 4 प्रॉफिट्स है, 5वां प्रॉफिट तो नाम का है, मतलब है नहीं कुछ,
है ना, दिखावा है, वो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है, इल्यूजन है। रियलाइज हुआ है क्या रीवैल्यूएट हुआ है? रीवैल्यूएट हुआ है। रियलाइज मतलब मिल जाना, रीवैल्यूएट बोले तो अपन ने रीवैल्यूएशन किया। अब है ना, इनको अलग रखने का रीज़न क्या है? वाई दे आर केप्ट सेपरेट? हर एक का अलग अलग काम। इनके पेरेंट कौन है? कंपनीज एक्ट, कंपनी का पेरेंट कौन है? describes the usages. ये जो रिसोर्सेस है इनके यूसेजेस कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। जैसे देखो घर पे ना पानी बॉटल है, अब इसका आइडियली यूज़, इसमें जो पानी भरा गया है ये वाटर प्योरीफायर का पानी है, घर वालों के सामने क्या करना, ये करना, बॉटल ओपन करना और इसी हाथ से, इसी पानी से हाथ धो लेना। पकड़ पकड़ के मारेंगे घर वाले, अबे नाला एक तो पानी नहीं आ रहा है अपने यहाँ पे और तू है ना वाटर प्योरीफायर का पानी हाथ धोने के लिए यूज़ कर रहा है। वाटर प्योरीफायर का प्योरीफाई किया गया पानी इज़ फॉर इनटेक, इट इज़ नॉट फॉर वॉशिंग योर हैंड्स। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉश योर हैंड्स, गो टू द बेसिन, वहाँ पे बकेट भर के रखा है, उससे धो नल के पानी से। नाला एक कहीं का बोले तो क्या, जिसका उसका यूसेज अपन ने डिफाइन करके दिए लाए वो करना चाहिए। सेम गोज विद दिस रिजर्व्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद में होता है एक उसके बाद होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कब बनता है? ये कब बनता है पता है आपको? देखो उसके नाम में ही बोला है कब बनाने का। जब आप कोई टाइप का शेयर रिडीम कर रहे होंगे तब ये बनाने का। क्या बोला है देखो, प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करोगे ना तब क्या हो जाएगा, आपका पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होएगा। उस वैक्यूम को भर के निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो आपके पास है ना ये पड़े हुए हैं, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो आप एवे ही यूज़ कर सकते हो क्या? जैसे मैंने ऊपर बोला हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है अलग अलग रखने का। तो इस मोमेंट पे क्या करने का, आप पीएल से इधर ट्रांसफ़र कर दो सीआरआर में, पीएल से क्या करो, इसको सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दो। अब बन जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो कि आप किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सर फिर बनाया क्यों? बोनस इशू करने के लिए। इसका एक में वो पर्पस क्या है, बोनस के लिए ही काम आएगा, ऐसा बोलो। देखो कैपिटल जितना नॉमिनल वैल्यू का आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे ना, उसके जगह पे किसी ना किसी को आना चाहिए ना। देखो आपके लाइफ में से कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जगह दूसरे को आना मांगता है। से एग्जाम्पल 12th के मैथ्स के टीचर अलग थे,
फाउंडेशन के अलग है, दूसरे को आना पड़ा ना, समझ में आ रहा है बात, मैं ये बोल रहा था। तो ये तैयारी आपको करके रखनी होती है पहले से। सेम गोज विथ कंपनी, बोले पेड अप कैपिटल में ना प्रेफरेंस का हिस्सा चला गया, कम हो गया पेड अप कैपिटल। अब हमारे पास है ना एक कंपनीज एक्ट ने स्टिपुलेशन लगाया कि जिस दिन तुम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो उसके फेस वैल्यू के बराबर या तो इक्विटी शेयर्स इशू करो या तो CRR बना के रखो, ठीक है। तो दोनों में से कोई तो एक चीज़ करो या कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों करो। मान लो हमने इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करे, हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र किया पैसा, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल थे तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर हमने यहाँ पे हिस्सा शेयर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो हिस्सा ट्रांसफ़र किया ना, दिस इज़ विथ एन इंटेंशन टू इशू बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स का मतलब क्या है? बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स है जो बिना पैसे लिए हम शेयर होल्डर को दे देते हैं। इससे क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। जो रिजर्व्स को हम अभी तक हाथ नहीं लगा सकते थे, अब वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, तो अपन है ना एसेट साइड में का कैश यूज़ कर पाएंगे। समझा? वो अपने बचपन में गेम खेला गया स्टैचू रिलीज। अगर रिजर्व्स को कैपिटल में ले जाया जाए, रिजर्व्स को बोनस के थ्रू शेयर कैपिटल में ले जाया जाए, तो जो कैश को तुमने स्टैचू करके रखा था ना, उसको आप बोल सकते हो रिलीज। हाँ, अपना ही पैसा यूज करेंगे। डन। तो ये ओवरऑल है ना आपकी रिक्वायरमेंट से इस पूरे कंपनीज एक्ट को सॉल्व करने के लिए। इसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का बेस दे दिया, आखिरी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बेस दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक याद रखना, डिबेंचर्स के रिडम्पशन में काम में आएगा और यहाँ पे काम में आएगा। अब एक बचता है, एक पॉइंट बचता है अपना यहाँ पे डिस्कस करने का, जो री इशू के टाइम लगेगा आपको, वो वाला पॉइंट अपन यहाँ पे कवर करते हैं। मुझे एक बात बताओ, देखो एक शेयर है, फेस वैल्यू है जिसका 10 रुपया। पहले शेयर होल्डर ने आपको है ना 5 रुपीज़ दे दिया था। कितना दिया था? 5 रुपीज़ दे दिया था। उसके बाद उसने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर तुमने कर दिए फोरफिट। फोरफिट बोले तो उसके शेयर कर दिए, छीन लिए उससे, उसका अधिकार छीन लिया। फिर उस शेयर को रीइश्यू किया सेकंड वाले को एट ₹7, फुल्ली पेड अप। 7 फुल्ली पेड अप मतलब क्या? उसको 10 रुपये की जगह 7 रुपये ही देने। अरे 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 3 रुपये का लॉस करके लिया? नो 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 सर, 2 रुपया प्रॉफिट कमाया। कैसे? देखो आपको कितना रिसीव करना चाहिए था? 10, लेकिन आपने इन टोटल कितना रिसीव कर लिया अभी तक? 12। दैट इज अगेंस्ट फेस वैल्यू, तो आपने कितना एक्स्ट्रा रिसीव किया? तो ये 2 रुपीज़ आपका कहाँ जाएगा? दिस इज टू बी टेकन अप टू कैपिटल रिजर्व्स। अब देखो, हाँ और एक तरीका है इसको करने का, और एक तरीका है। पहले कैपिटल रिजर्व में भेज दो 5 रुपये, फिर है ना रो ना रो डिस्काउंट, 3 रुपये डिडक्ट होंगे, उसमें से बचेंगे 2 ही। नेट जाएगा कितना? 2। तरीका देखो, एक स्ट्रेट अवे तरीका है, स्ट्रेट तरीका है, सीधा सीधा तरीका। कैलकुलेशन करने का ये सबसे सोपा तरीका है। टोटल रिसिप्ट कितना है, फेस वैल्यू कितना था, दोनों का डिफरेंस कितना है, उतना आपका कैपिटल रिजर्व में आना चाहिए, उतना ट्रांसफर करने का। अब अगर डिस्काउंट के साथ एंट्री करा ना आपने, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे क्या होएगा? वो जो डिस्काउंट है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होएगा। मतलब पहला एंट्री होएगा फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 5 रुपया, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 5 रुपया। फिर डिस्काउंट ऑन इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, एंड फिर तीसरा एंट्री क्या होएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। अल्टीमेटली बचेगा कितना? 2 रुपया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैलकुलेशन कैसा करने का। डन। चलने का आगे 2 मिनट का ब्रेक, फिर वापस चालू करते हैं।